हेलो एंड वेलकम टू द क्लास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को लगाते हुए। इनहेरेंट पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट। एक अदालत को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई हैं। ये जो बात है किस केस में हेल्ड हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सेक्शन हमारे पास 151 है। मुझे बताइएगा मैं करेक्ट कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। इनहेरेंट पावर को जो बताता है कि कोर्ट के अंदर इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, वो सेक्शन 151 कहता है। अब बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज वर्सेस सी परमेश्वरा के केस में हेल्ड हुई थी। राधिका कौनल पारेख वर्सेस कौनल पारेख के केस में। मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इनमें से किस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि इनहेरेंट पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और ये मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल के केस में हेल्ड हुई थी। और जनरली इसको मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल या मनोहर लाल वर्सेस हीरालाल इस तरीके से भी ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इंटरप्रेटर सूट इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन। तो अंतराभिवाचीवाद, अंतराभिवाचीवाद कहाँ स्थापित किया जा सकता है? कौन सा सेक्शन हमें ये बताता है कि अंतर विभाजी जो वाद है, इंटरप्रेटर सूट है, उसको इंक्लूड किया गया है कौन से सेक्शन में? 88, 87, 89, 90। बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 सेक्शन में इंक्लूड किया गया है और 88 हमारा सेक्शन है और ऑर्डर हमारा 35 है जो इंटरप्रेटर सूट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेक्शन प्रोविजंस रिलेटेड टू सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इंक्लूडेड? अचल संपत्तियों के मुकदमे से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो किस सेक्शन के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्तियों से रिलेटेड है? सेक्शन 12, 14, 16 या 18? तो सही उत्तर है सेक्शन 16 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरीके से सूट के बारे में बात करनी है वो बताया गया है सेक्शन 16 में। Question 4. Where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to the provision of. जहाँ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, कौन से सेक्शन के प्रावधान के अनुसार वाद के संस्थान का स्थान तय किया जाएगा? सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 या 18? सही उत्तर है सेक्शन 18। जहाँ पर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स अनसर्टेन है, नहीं पता है कि स्थानीय सीमा क्या है, अनिश्चित है, तो उस केस में प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा वो डिसाइड होगा सेक्शन 18 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोर्ट कैन ओनली इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट बिफोर द जजमेंट for giving security for his appearance if he fails to comply with any order for security committed him to civil prison. न्यायालय केवल प्रतिवादी को उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा देने के निर्णय से पहले गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। यदि वह सुरक्षा के लिए किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे सिविल जज में भेजना चाहिए। ये कौन से सेक्शन में कहा गया? सेक्शन 94 में कहा गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कौन सी क्लोज? ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर है ए, क्लोज ए में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट कहाँ पे कवर किया गया है? रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 5 में, रूल 6 में, रूल 7 में या रूल 8 में कवर किया गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट या प्रतिनिधि जो वाद है वो ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर दिया गया है। यहाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीधा सीधा इस तरीके से नहीं आता, बल्कि इस तरीके से भी आ सकता है कि कहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी और को प्रतिनिधित्व करते हुए सूट को यानी कि किसी वाद को जो है दाखिल कर सकते हैं। तो ऑर्डर 1 रूल 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स आर कवर्ड। तो सूट को इंस्टीट्यूट करना है, कौन से सेक्शन में कवर किया गया? सेक्शन 27, 27, 28 या 29? तो सही उत्तर है सेक्शन 26 में ये बात कवर की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन? यानी कि कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा ये प्रदान करता है कि एक विदेशी अदालत में एक मुकदमे की पेंडेंसी कार्रवाई के
एक ही कारण पर स्थापित एक मुकदमे की कोशिश करने में भारत में अदालतों को नहीं रोकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सूट ऑलरेडी पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, तो वो सेम कोज ऑफ एक्शन पे क्या इंडिया में दाखिल हो सकता है? हो सकता है। ये बात हमें समझ में आ गई है। लेकिन कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 9, 10, 11 या 12। तो सेक्शन जो 10 है हमारा, वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, रेस सब जुडाइज जो है। फिर आता है द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा ऑल्सो अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री। रेस जुडिकाटा पूर्व निर्णित के प्रावधान एक डिक्री की निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। हाँ, नहीं या कह नहीं सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है हाँ, लागू होते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री पर भी लागू होते हैं। हमें पता है रेस सब्जुडाइज जो अभी हमने किया वो सेक्शन 10 है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 है, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास 7th एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 10, 11 की हमारे पास एक्सप्लेनेशन 7। सेट ऑफ इज कवर्ड अंडर। तो मुजरा जो है वो किस ऑर्डर के तहत कवर किया गया? ऑर्डर 8 हमें पता है, लेकिन हमारा कौन सा रूल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल 6 है। सेट ऑफ जो है रूल 6 में है, और काउंटर क्लेम के जो सेक्शन जो प्रोविजन स्टार्ट होते हैं वो 6A से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन ए प्रिजन द समन शैल बी डिलीवर्ड और सेंड टू होम। जहां प्रतिवादी को जेल में कैद किया जाता है वहां समन पहुंचाया जाएगा या किसी भेजा जाएगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन, डिफेंडेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या प्लीडर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जब कोई प्रतिवादी जहां डिफेंडेंट प्रिजन में है, जेल में है, तो उस केस में जो समन जाएगा वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को जाएगा। और ये बात ऑर्डर 5 रूल 24 कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑर्डर 5 रूल 24। नेक्स्ट आता है प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन 2 कॉपीज। ये आपको बताना है सही बात है या गलत। जहां 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता वहां अभियोग को खारिज किया जा सकता है। जहां वाद को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है वहां अभियोग को खारिज किया जा सकता है। हाँ, नहीं, ये डिपेंड करता है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है हाँ। जहां वाद को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता वहां अभियोग को खारिज किया जा सकता है। और ऑर्डर 7 रूल 11 इस चीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एडजर्नमेंट ऑफ केस इज परमिसिबल। तो मामले का अधिकतम स्थगन अनुमन्य है। एडजर्नमेंट जो है वो अधिकतम, मैक्सिमम कितना परमिसिबल है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स? तो इसका सही उत्तर है 3 टाइम्स। मैक्सिमम एडजर्नमेंट जो हो सकता है वो 3 बार हो सकता है, और इसके लिए ऑर्डर 17 है और रूल 1 कहता है इन एवरी केस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट। हर मामले में मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होगी। ये बात हमें कहता है ऑर्डर 18। लेकिन कौन सा रूल? 1, 2, 3 या 4? तो रूल 4 कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ हर मामले में शपथ पत्र पर होगी। एवरी केस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ विल बी ऑन एफिडेविट। वेयर एनी इंजंक्शन इज पास्ड without giving notice to opposite party, the court will try to decide the application within। जहां किसी भी निषेधाज्ञा को विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना पारित किया जाता है, अदालत कितने दिनों के भीतर आवेदन का फैसला करने की कोशिश करेगी? जब कोई इंजंक्शन पास किया जाता है और नोटिस नहीं दिया जाता है अपोजिट पार्टी को, तो कोर्ट है कैसे ट्राई करेगी कि मेरे को एप्लीकेशन जो है वो कितने दिनों के अंदर, मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर जो है डिसाइड करनी है? 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन या 2 दिन? सही उत्तर है 30 दिन। और इसके लिए हमारे पास ऑर्डर है ऑर्डर 39 रूल 3। ऑर्डर 39 रूल 3। फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग्स। तो फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग्स निवेदन के मूल नियम कहाँ शामिल किए गए हैं? ऑर्डर 6 रूल 1, रूल 2, रूल 3 या रूल 4? सही उत्तर है रूल 2। ऑर्डर 6 रूल 2 में फंडामेंटल्स ऑफ प्लीडिंग कवर किए गए हैं। जजमेंट एंड डिक्री आर डिफाइंड। तो जजमेंट और डिक्री को कहाँ डिफाइन किया गया है? 31, 32, 33 या 34? तो सेक्शन 33 में, और इसके साथ साथ ऑर्डर 20 में जजमेंट एंड डिक्री को इंक्लूड किया गया है। समन्स टू विटनेस हैज बीन कवर्ड अंडर। कौन सी धारा के अंदर गवाह के लिए समन को शामिल किया गया है? 30, 31, 32 या 33? 31 के अंदर समन टू विटनेस को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टेम्पररी इंजंक्शन इज कवर्ड अंडर। तो टेम्पररी इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश, कौन से ऑर्डर में कवर किया गया है? कौन से भाग में कवर किया गया है? 36, 37, 38 या 39? जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है वहां पर भी इंजंक्शन के प्रोविजन है,
और टेम्पररी इंजंक्शन हमारे सीपीसी में है ऑर्डर 39 के अंदर। कोर्ट कैन इशू कमीशन अंडर विच सेक्शन, तो कोर्ट किस सेक्शन के अंदर कमीशन इशू कर सकते हैं। हमारे सीपीसी के ऑर्डर में भी कमीशन इशू किया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि कौन से ऑर्डर को साथ में पढ़ा जाता है जब हम सेक्शन को पढ़ रहे हैं, कमीशन के सेक्शन को। कमीशन का सेक्शन है 75, तो कौन से ऑर्डर को साथ में पढ़ा जाता है सेक्शन 75 के। नेक्स्ट पे चलते हैं, अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वीमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी इज प्रोहिबिटेड अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन के लिए डिक्री के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी नज़रबंदी निषिद्ध है, यानी कि किसी भी वुमेन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर डिक्री पारित की गई थी फॉर मनी, तो ये प्रोहिबिटेड है। ना तो अरेस्ट हो सकता है ना डिटेंशन हो सकता है। सेक्शन 56, 57, 58 या 59 कौन सा सेक्शन इस चीज़ के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 56 कहता है कि अरेस्ट नहीं हो सकता विमेन का, डिटेंशन नहीं हो सकता विमेन का इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। सेक्शन 114 शुड बी रेड विद, तो सेक्शन 114 को हम कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 114 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सेक्शन है, ऑर्डर 7 के साथ पढ़ना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये क्या कहता है, मैं आपको पहले भी जब MPPCS JK हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे तब भी बताया था कि इसको याद करने की ट्रिक है रेफरी, ठीक है, और रिव्यू, रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू। तो इसके 3 सेक्शन लगातार हैं जो कि 113, 114 और 115 के अंदर कवर किए गए हैं। कोर्ट कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड। कोर्ट डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख या इस तरह के पहले की तारीख को ब्याज दे सकता है जिसे अदालत उचित मानती है। ब्याज की दर किससे अधिक नहीं होगी, कितने परसेंट से अधिक नहीं होगी, 4%, 5%, 6% या 7%। सही उत्तर है 6% से अधिक नहीं होगी। और सेक्शन हमारा 34 है जो इस चीज़ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द प्लेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 13 प्लेंटिफ ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन में फाइल। जहां ऑर्डर 7 नियम 13 के तहत वाद को खारिज कर दिया गया है वही कार्रवाई के कारण वादी दाखिल कर सकता है क्या, न्यू सूट, अपील, रिव्यू या रिवीजन। तो इसका सही उत्तर है फ्रेश सूट जो है वादी दाखिल कर सकता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ execution of a decree, a question arises as to whether any person is or not the representative of a party. Such question shall be determined by the court. एक डिक्री के निष्पादन की पेंडेंसी के दौरान एक सवाल यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी पार्टी का प्रतिनिधि है या नहीं। इस तरह का प्रश्न अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये क्या कहते हैं कि कौन सी अदालत जो है वो इस चीज़ को निर्धारित करेगी, एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, पासिंग द जजमेंट, एनी ऑफ द अबव या कोर्ट ऑफ अपील। तो इसका सही उत्तर है एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिक्री को वही जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगी, वेदर एनी पर्सन और नो इज और नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी। ठीक है, तो इसको कवर किया गया है सेक्शन 47 में। ड्यूरिंग सर्विस ऑफ समन्स defendant was found absent from his residence and within reasonable time no chance to get back at his residence service of summons may be made to। समन की सेवा के दौरान प्रतिवादी अपने निवास से अनुपस्थित पाया गया और उचित समय के भीतर अपने निवास पर वापस आने का कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है, तो समन की सेवा किसको हो सकती है, एजेंट को, अडल्ट सन को, अडल्ट फीमेल को या दोनों को। तो इसका सही उत्तर है दोनों को। हमारा ऑर्डर 5th रूल 15 कहता है कि एनी अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली वेदर मेल और फीमेल उनको जो है समन दिया जा सकता है जब व्यक्ति अपने रेजिडेंस पे नहीं है। ए सूट मे बी डिसमिस्ड वेयर आफ्टर ए समन हैज बीन इशू टू द डिफेंडेंट एंड रिटर्न अनसर्व्ड ए प्लेंटिफ फेल्स टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स फॉर द पीरियड ऑफ। एक मुकदमे को खारिज किया जा सकता है जहां प्रतिवादी को एक समन जारी किए जाने के बाद उसे वापस नहीं लौटाया जाता है। वादी को नए समन की अवधि के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, 1 month, 15 days, 7 days या 2 days। तो उसका सही उत्तर है 7 days। हमारा ऑर्डर 9 और रूल 5 हमें ये कहता है कि एक सूट को डिसमिस कर दिया जा सकता है जहां समन के बाद जो समन इशू हुए थे डिफेंडेंट को वो रिटर्न हुए अनसर्व्ड और प्लेंटिफ फेल हो जाता है कि वो
जो है दोबारा से फ्रेश समन जो है वो नहीं इशू करता। यानी कि अगर 7 दिन के भीतर भीतर एक बार समन के रिटर्न होने के बाद जो कि अनसर्व्ड थे, मतलब जो वादी था, प्रतिवादी था, उसको जो है समन नहीं दिए गए थे, नहीं उस तक पहुंचे थे, उसके बाद वो 7 दिन के भीतर भीतर अगर जो प्लेंटिव है, वादी है, अगर वो दोबारा से समन को इशू नहीं करता, समन को अप्लाई नहीं करता, तो सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। इफ एन इंडेंट पर्सन सक्सीज द कोर्ट फी शैल बी रिकवर्ड बाय, तो यदि कोई अभ्यर्थी सफल होता है, कैसा, तो कोई गरीब अभ्यर्थी जो है वो सफल हो जाता है, तो न्यायालय शुल्क किसके द्वारा वसूल किया जाएगा? कौन वसूल करेगा कोर्ट फी? इंडिजेंट खुद वसूल करेगा, अपोजिट पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्टेट गवर्नमेंट। और हमें पता है इंडिजेंट जो सूट है वो कहाँ पर है? सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर हमारा 33 सूट बाय इंडिजेंट पर्सन की बात करता है। और इसी का रूल 10 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय द डिक्री टू पे द सेम एंड शैल बी ए फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। पहले तो कह रहे हैं कि जो पार्टी है जिसको ऑर्डर किया गया है कि वो पे करे, वो उससे पे करेंगे, और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है उसके ऊपर पहला चार्ज इसी का होगा, जो फीस है उसी का होगा। नेक्स्ट है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की के दावों और आपत्तियों का निस्तारण कौन से रूल में बताया गया है? ऑर्डर 21 तो है, लेकिन रूल 55, 56, 57, 58, तो सही उत्तर है 58, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमें मैच करना है इनको, तो इसमें हमें मैच करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर 17। तो ऑर्डर 17 में सही क्या है? ऑर्डर 17 में क्या इंक्लूड किया गया है? एडजर्नमेंट। फिर है ऑर्डर 21, तो ऑर्डर 21 में क्या इंक्लूड किया गया है? ऑर्डर 21 में इंक्लूड किया गया है एग्जीक्यूशन। फिर है ऑर्डर 29, तो ऑर्डर 29 में क्या किया गया है? ऑर्डर 29 में किया गया है सूट बाय और अगेंस्ट द कॉरपोरेशन। फिर है ऑर्डर 33, तो अभी हमने पढ़ा सूट बाय इंडिजेंट कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है कि ऑर्डर 11 इज रिलेटेड टू, तो ऑर्डर 11 किससे रिलेटेड है? समन, सेकंड अपील, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, रेफरेंस। सही उत्तर है ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू लोकल और पैकनरी जुरिसडिक्शन शैल बी रेज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में स्थानीय या विशेष अधिकार क्षेत्र से संबंधित आपत्तियां उठाई जाएंगी। कहाँ पर? सेक्शन 21, 20, 19 या 18, तो सही उत्तर है सेक्शन 21। जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे किससे रिलेटेड? लोकल या पैकुनरी जुरिसडिक्शन से, तो वो सेक्शन 21 में कहाँ जाएंगे? बताया गया है। कहाँ जाएंगे? शैल बी रेज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। All orders and notices served on or given to any person under section 142 shall be, धारा 142 के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए गए सभी आदेश और नोटिस होंगे, ओरल होंगे, रिटिन होंगे, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है रिटिन में ही होंगे। सेक्शन 142 में जो भी जाएंगे हमारे पास ऑर्डर या नोटिस, वो 142 के अकॉर्डिंग रिटिन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कहता है डिक्री होल्डर इज कवर्ड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है। डिक्री होल्डर सेक्शन 2 के हमारे सबसेक्शन 3 में कवर किया गया है। दस्ती समन फॉर सर्विस इज कवर्ड अंडर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दस्ती समन जो है वो किसके तहत कवर किया गया है? ऑर्डर 5 रूल 9, 8, 8A, 9A, तो सही उत्तर है रूल 9A के अंदर ऑर्डर 5 के दस्ती समन को कवर किया गया है। रिवीजन इज कवर्ड, मैंने अभी आपको बताया रेफ, रिव्यू और रिवीजन तीनों का हमें पढ़ना है, तो रिवीजन जो है वो रिवीजन सबसे लास्ट में आता है, तो किस में हो गया? 115 में। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि बात करता है क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स की। तो कह रहे हैं कि क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट्स, ऑर्डर एटसेट्रा कैन बी करेक्टेड अंडर सेक्शन, तो निर्णयों, आदेशों आदि में लिपिकीय या अंक गणितीय गलतियों को सुधारा जा सकता है। कौन सा सेक्शन हमें इस चीज़ के बारे में बताता है? 151, 52, 53 या 54? सही उत्तर है 152। पीरियड ऑफ लिमिटेशन within which defendant shall submit his written statement ordinarily 30 days from service of summons or if allowed by court, सीमा की अवधि
जिसके भीतर बचाव पक्ष अपने लिखित बयान को समन की सेवा से 30 दिन या न्यायालय द्वारा अनुमत प्रस्तुत करेगा। मतलब न्यायालय या तो 30 दिन होगा उसका समन का पीरियड, या फिर कितने टाइम के लिए उसको जो टाइम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 45, 50, 60 या 90। सही उत्तर है 90 डेज। तो इसके बारे में हमारा ऑर्डर 8 रूल 1 बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। तो इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स को जो है प्रोविजंस देता है। ऑर्डर 8 रूल 4, ऑर्डर 7 रूल 5, ऑर्डर 6 रूल 16, ऑर्डर 8 रूल 5। तो इसका सही उत्तर है ऑर्डर 6 रूल 16 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स की बात करता है। Where it appears to the court that there exists element of the settlement, the court shall refer the same for arbitration, conciliation and mediation. very important question, इसको मार्क कर लेना, बहुत important है ये। क्या कह रहा है कि जहाँ यह अदालत को प्रतीत होता है कि निपटान का कोई तत्व मौजूद है, न्यायालय मध्यस्थता, सुलह या मध्यस्थता के लिए उसी का उल्लेख करेगा। 86, 87, 88 या 89। तो 89 सेक्शन इस चीज के बारे में बात करता है। डिले इन फाइलिंग द सूट कैन बी कंडोन्ड। तो मुकदमा दायर करने में देरी की जा सकती है, या मुकदमा दायर करने में देरी की क्षमा की जा सकती है। तो कौन सा ऑर्डर हमें ये कहता है कि मुकदमा दायर करने में होने वाली देरी की क्षमा की जा सकती है। ऑर्डर 7 रूल 1, 3, 6 या 8। तो इसका सही उत्तर है रूल 6 के अंदर ये बात कही गई है, में बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 51 सीपीसी। तो इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 51 की जो वैधता है उसको बरकरार रखा। जोली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जय रबर वर्सेस स्टेट ऑफ केमिकल्स एंड अदर, यश तिकवानी वर्सेस धीरज कश्यप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है 51, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है केस लॉ। तो केस लॉ का सही उत्तर है जोली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। बहुत रिपीट होता है ये बहुत एग्जाम्स में। Under section 60, in execution of a decree for the maintenance, salary of a person can be attached to extent of। धारा 60 के तहत रख रखाव के लिए एक डिक्री के निष्पादन में एक व्यक्ति के वेतन को कितनी सीमा तक संलग्न किया जा सकता है। आधा, 1/3, 1/4 या 1/5। तो इसका सही उत्तर है 1/3 तक संलग्न किया जा सकता है, 1/3 तक अटैच किया जा सकता है। अपील कैन लाई अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री। तो मूल डिक्री के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। कौन से सेक्शन में? 95, 96, 97, 98। सही उत्तर है 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर सेक्शन 60। निम्नलिखित में से कौन धारा 60 के तहत डिक्री के निष्पादन में संलग्न और बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब हमारे सेक्शन 60 में इनमें से क्या है जिसको कि ना तो अटैच किया जा सकता है और ना ही सेल किया जा सकता है जब एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री होता है अंडर सेक्शन 60। वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेजल्स, बैट्स एंड बेडिंग या ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबाव। इनमें से किसी को भी अटैच नहीं किया जा सकता, किसी को भी सेल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पशन टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राज्यों के मंत्रियों को छूट कौन से सेक्शन में दी गई है? 131, 32, 33, 34। तो सही उत्तर है 133। एग्जाम्पशन टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। इसमें और भी बहुत सारे लोगों के बारे में और भी गणमान्य लोगों के बारे में बात की गई है जिनको कि छूट दी गई है कोर्ट में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिडेविट्स फाइल इन ए कोर्ट कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ। एक अदालत में दायर हलफनामे एक डैश द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, जज, मजिस्ट्रेट, नोटरी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। जज, मजिस्ट्रेट, नोटरी सभी जो है एफिडेविट जो कोर्ट में फाइल होते हैं उनके द्वारा ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 139 के साथ साथ ऑर्डर 18 और रूल 4 के अंदर प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सेकेंड अपील lie from any decree when the subject matter of original suit is for recovery not exceeding। मूल मुकदमे की विषय वस्तु जब डैश वसूली से अधिक न हो, किसी भी डिक्री से कोई दूसरी अपील दायर नहीं की जाएगी। तो कितने रुपए से अगर अधिक ना हो तो नहीं की जाएगी? 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। सही उत्तर है 25,000।
No second appeal shall lie from any decree when the subject matter of original suit is for recovery not exceeding 25,000 rupees. और इसके लिए हमारा सेक्शन है 102. The court can allow to alter or amend the proceedings to. अदालत कार्यवाही को बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकती है. प्लेंटिफ, डिफेंडेंट या दोनों को, या दोनों में से किसी को नहीं. सही उत्तर है दोनों में से किसी को भी दे सकती है. Order 6, Rule 7. अपील फ्रॉम appellate डिक्री इज कवर्ड अंडर ऑर्डर. अपीलीय फरमान से अपील, तो जो अपील ऑलरेडी हुई है उसकी डिक्री की अपील जो है वो कहाँ कवर की गई है? 42, 41, 40 या 39. सही उत्तर है 42 के अंदर अपील फ्रॉम appellate डिक्री को कवर किया गया है. आज की 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं. कल फिर हम एक नई क्लास के साथ आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट. कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.